तो जी मारवाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी जिसे शुरू से पता होता है कि उसे सिर्फ बिजनेस ही करना है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके लिए उसका बिजनेस ही उसका कर्म है और उसका बिजनेस ही उसका धर्म है। आज के टाइम में जहां लोगों को आधी से ज्यादा जिंदगी ये पता करने में निकल जाता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, और आधों को तो फिर भी पता नहीं चलता कि उन्हें लाइफ में करना क्या था, वहीं मारवाड़ी आदमी और उसके बच्चे दोनों बिल्कुल क्लियर रहते हैं कि उन्हें लाइफ में सिर्फ बिजनेस ही करना है। हाँ, लेकिन कौन सा बिजनेस करना है ये शायद अलग अलग बिजनेस ट्राई करने के बाद क्लियर हो, लेकिन बिजनेस करना है इस बात की क्लैरिटी हमेशा होती है। वैसे ये मारवाड़ी लोग कौन होते हैं? जो लोग राजस्थान के मारवाड़ जगह से आते हैं उन्हें मारवाड़ी कहते हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मारवाड़ वर्ड संस्कृत के मारुवत से लिया गया है, जिसमें मारू का मतलब होता है डेजर्ट। इसके अलावा एक मान्यता और भी है कि मारवाड़ दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें मार का मतलब होता है जैसलमेर और वार का मतलब होता है मेवाड़। लेकिन एक्चुअल में मारवाड़ी राजस्थान के जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, पाली और इनके आसपास के एरिया से बिलोंग करने वाले लोगों को कहा जाता है। ये अपने एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से मारवाड़ी लोग बिजनेस में बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं? नंबर 1, बीइंग द फर्स्ट मूवर। कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जहां मारवाड़ी लोगों ने ही एक्चुअल में बिजनेस की शुरुआत करी थी और उस सेक्टर के ये एक्सपर्ट भी रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल्स, जूट इंडस्ट्री और यहाँ तक कि शेयर मार्केट में भी मारवाड़ी लोगों ने झंडे गाड़ रखे हैं। भारत की आजाद होने से पहले ही 1918 में जूट मैन्युफैक्चरिंग की पहली इंडस्ट्री भी एक मारवाड़ी ने ही लगाई थी, जिनका नाम था केशराम पोड्डर। इन्होंने जीडी बिरला के साथ मिलकर 1918 में एक ब्रिटिश फर्म एंड्रयू यूल को खरीदा था 80 लाख रुपए में, और फिर केशराम पोड्डर ने जूट के बिजनेस के अलावा अम्ब्रेला, शुगर और कई बिजनेस किए। नंबर 2, अहेड ऑफ टाइम। कई जगह पर मारवाड़ी लोग बिजनेस करने के मामले में टाइम से बहुत आगे चल रहे थे। मतलब रिस्क और कैश के कंसेप्ट को लेकर इनकी समझ बहुत आगे थी, जिसकी वजह से इन्होंने बिजनेस में नए नए इनोवेशंस भी किए। जैसे नंबर 1, पड़ता सिस्टम, मतलब डेली कैश बेस्ड अकाउंटिंग, जो इन्हें डेली प्रॉफिट और लॉस के एक स्नैपशॉट दे देता था। और आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी किसी बिजनेस करने वाले से, आज कितना पड़ा। जैसे आज के टाइम में जो बड़ी बड़ी कंपनीज ईआरपी सॉफ्टवेयर या सिस्टम के थ्रू काम करती है ना, ये काम मारवाड़ी पहले ही कर चुके हैं। नंबर 2, हुंडी सिस्टम। भाई मारवाड़ी लोग ये तो अच्छी तरह से जान चुके थे कि उनके अंदर सेलिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त है, और इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा ये ट्रेडिंग बिजनेस में ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर मार्केट और मनी मार्केट दोनों के बीच एक ब्रिज बनने में ज्यादा फायदा दिखा। मतलब प्रोड्यूसर मार्केट, मान लीजिए इंडिया में कोई जूट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और किसी दूसरी कंट्री जैसे अमेरिका में जूट बनाने वाले कम हैं, तो इन्होंने सोचा इंडिया से लेकर अमेरिका में बेच दो और अपना प्रॉफिट कमा लो। और इसी ट्रेडिंग में बार बार कैश पेमेंट से बचने के लिए मारवाड़ियों ने एक सिस्टम बनाया कि हम एक डॉक्यूमेंट बना देंगे और उस डॉक्यूमेंट पर लिखा होगा कि उसकी वैल्यू मान लीजिए 50,000 रुपए है, जिसे हुंडी कहते हैं। तो इस हुंडी से कई फायदे हुए। इस हुंडी डॉक्यूमेंट के बेस पर मारवाड़ी लोगों को जरूरत पड़ने पर उधार भी मिलने लगा, और कई जगह तो ये हुंडी के बेस पर ही माल खरीद लिया करते थे। नंबर 3, फटका सिस्टम। मारवाड़ी लोगों ने एक और चीज की इनोवेशन करी बिजनेस में, जिसे बोलते हैं फटका सिस्टम, और जिसे आज के टाइम में शेयर मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग भी कहते हैं। मतलब एक किसान है जो चावल की खेती करता है, और आज चावल का रेट है मान लीजिए 20 रुपए किलो, और किसान भी चाहता है कि वो चावल 20 रुपए किलो में बेच दे, क्योंकि 20 रुपए किलो में उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी चावल की फसल पकी नहीं है और फसल को पकने में अभी 2 महीने और लगेंगे। लेकिन क्या पता आने वाले 2 महीने में चावल के रेट 15 रुपए किलो हो जाए। तो अगर कोई कंपनी किसान से कहे कि भाई मैं तुमसे 2 महीने बाद चावल खरीद लूंगा 20 रुपए किलो के रेट पर, फिर चाहे 2 महीने बाद चावल का रेट 15 रुपए किलो हो जाए या 25 रुपए किलो हो जाए, लेकिन कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी? कंपनी ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि अगर ज्यादा बारिश हुई या कोई बाढ़ आ गई तो मार्केट में चावल के रेट ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस केस में हो सकता है कंपनी को चावल फिर 30 रुपए किलो में खरीदना पड़े। तो ऐसे में फटका सिस्टम से पहले ही यह एग्रीमेंट हो जाता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी रेट होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम सौदा आज के रेट पर करेंगे। 3, अपॉर्चुनिस्टिक। एक पतला सा, सूखा सा, ढीला सा मारवाड़ी आदमी भी कितना एग्रेसिव हो सकता है बिजनेस को लेके, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक आदमी जिसकी अपनी आईसाइट वीक हो गई और वो जब अपने लिए चश्मा बनवाने गया तो उसने देखा दुकानदार ने उसे 20 तरह के चश्मे दिखा दिए, लेकिन उसे पसंद एक भी नहीं आया। फिर वो दूसरी दुकान पर गया और वहां भी उसे कोई चश्मा पसंद नहीं आया। असली बात तो ये है कि वो मारवाड़ी लड़का ये चाहता था कि वो चश्मा तो पहने, लेकिन आईसाइट वाला चश्मा पहनकर वो अंकल ना लगे। वो चाहता था
कि आईसाइट वाला चश्मा पहनकर भी वो पहले की तरह कूल दिखे। तो किसी भी इंसान के लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अब चश्मा पहनना पड़ेगा, मैं जितना कूल दिखता था अब उतना कूल नहीं दिखूंगा। लेकिन उस मारवाड़ी लड़के के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं चश्मा पहनने के बाद भी कूल दिखूं, तो ऐसे ही दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे जो चश्मा पहनने के बाद अंकल या आंटी टाइप नहीं दिखना चाहते। इसलिए उस लड़के ने सोचा दुकान पे तो 100 या 200 डिजाइन के चश्मे ही मिलते हैं, इसलिए मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा और अपनी वेबसाइट पे हजारों लाखों चश्मे के डिजाइन डालूंगा और जिसे जो डिजाइन पसंद हो वो वही परचेज कर ले। तो आज हम उस चश्मे की वेबसाइट को लेंसकार्ट कहते हैं और जिसकी वैल्यू 4000 करोड़ की है और वो मारवाड़ी लड़का और कोई नहीं पीयूष बंसल है। फोर्थ, वैल्यू ऑफ मनी। ये मारवाड़ी आदमी अच्छी तरह से जानता है कि अगर आप पैसे की वैल्यू करोगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। मतलब आपने सुना होगा मारवाड़ी आदमी बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मारवाड़ी कंजूस नहीं होते, मारवाड़ी अकाउंटेबल होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो एक दिन में कितना कमाते हैं, एक हफ्ते में कितना कमाते हैं, एक महीने में कितना कमाते हैं और जो एक एक पैसा वो खर्च कर रहे हैं वो उनका खुद का मेहनत का कमाया हुआ है। इसलिए वो हमेशा ध्यान रखते हैं उनके खर्चे कभी भी उनकी इनकम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिफ्थ, हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग। जो समझदार किसान होता है वो अपने खेत में खड़े हुए पेड़ों को काटकर फेंकता नहीं है। वो उन पेड़ों से मीठे फल लेता है, उन्हीं पेड़ों से अच्छे बीज लेता है, उन नए बीजों को फिर से अपने खेतों में बोता है और फिर और नए पेड़ उगाता है। ऐसे ही मारवाड़ी आदमी पैसों को बेकार की चीजों में खर्च करके खत्म नहीं करता, वो उन पैसों को इन्वेस्ट करता है ये सोचकर कि ये पैसे मुझे और पैसे बना कर देंगे। लेकिन आम आदमी हमेशा बेकार की चीजों के लिए पैसे खर्च करके खत्म कर देता है, फिर उतना ही पैसा फिर कमाने के लिए फिर उतनी ही मेहनत करता है और जिंदगी भर खर्च करने और कमाने के लूप में फंसा रहता है। लेकिन मारवाड़ी आदमी जितना कमाता है उसे इन्वेस्ट करके अपने आप को इस लूप में पड़ने नहीं देता। सिक्स्थ, रिस्क मिनिमाइजेशन। मेरा एक दोस्त है सोनू, उसने एक फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री में उसने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग अपने यहाँ नौकरी पर रख लिए। तो डिजाइनिंग के लिए एक आदमी रखा जिसकी सैलरी 50,000 रुपए, एक प्रोडक्शन के लिए आदमी रखा उसकी सैलरी भी 40,000 रुपए थी, एक मार्केटिंग के लिए आदमी रखा उसकी सैलरी 60,000 रुपए थी, एक परचेज के लिए आदमी रखा उसकी सैलरी 40,000 रुपए थी। बाकी जो 4 टेक्नीशियन और हेल्पर रखे उन सबकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए। तो अब सोनू की हर महीने की फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख, तो टोटल हो गए 2,90,000 रुपए। अगर हम इसे राउंड फिगर में करें तो लगभग 3 लाख रुपए। और अब दूसरा दोस्त है अंकित जो मारवाड़ी है, उसने भी फैक्ट्री लगाई और उसे भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग चाहिए थे। तो उसने क्या किया, उसने स्टार्टिंग में डिजाइनिंग किसी फ्रीलांसर से करवाई जो एक मशीन डिजाइन करने के लिए 10,000 रुपए लेता है और शुरुआत में उसे पूरे महीने में सिर्फ 2 ही मशीन बनाना होता था, तो मशीन के हो गए 20,000 रुपए। फिर प्रोडक्शन के लिए सारा वर्कशॉप और फैब्रिकेशन का काम किसी फैब्रिकेटर को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जो एक मशीन के मैक्सिमम 50,000 रुपए ले रहा था, जिसमें टेक्नीशियन के चार्ज भी इंक्लूडेड है। मार्केटिंग अंकित खुद कर रहा था। बाकी परचेज के लिए उसने अपने भतीजे जो मतलब अपने बड़े भाई के बेटे को इन्वॉल्व कर लिया और परचेज के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं होता। तो अब अंकित की फैक्ट्री में मशीन की डिजाइनिंग भी होती है, प्रोडक्शन भी होती है, मार्केटिंग तो खुद कर ही रहा है और परचेजिंग भी होती है। और सारे काम होने के बाद भी उसकी फैक्ट्री की कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो अगर किसी महीने में या कुछ टाइम बाद मार्केट डाउन हो गई या सोनू को मार्केट से मशीन बनाने के लिए ऑर्डर नहीं मिले, तब भी बिना किसी इनकम के सोनू को वो 3 लाख रुपए देने ही है। और अगर ऐसा ज्यादा दिन तक चला तो फैक्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सोनू के लिए। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी छोटी कंपनी का बहुत जल्दी बंद हो जाने का, क्योंकि वो अपनी एश्योर्ड इनकम से ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट या हम कहें फिक्स्ड खर्चे बढ़ा लेते हैं। लेकिन अंकित अभी सारा काम फ्रीलांसर से ही करवा रहा था, तो अगर कभी उसके ऑर्डर्स नहीं आए या मार्केट में स्लो डाउन हो गया, उस केस में अंकित की इनकम नहीं होगी, लेकिन फिर उसको स्लो डाउन के टाइम में कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मारवाड़ी लोग अपने बिजनेस में रिस्क को मिनिमाइज करते चले जाते हैं। 7th, फैमिली बिजनेस। तो जब इनको दिखता है कि भाई काम थोड़ा बहुत चलने लगा है, तो ये मारवाड़ी लोग अपने बच्चों को और अपने ही परिवार के बाकी के लोगों को अपने बिजनेस में काम पर लगा देते हैं। अब जैसे अभी मैंने अंकित की फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया, आज अंकित खुद तो मार्केटिंग करता ही है लेकिन अब डिजाइनिंग उसका बड़ा भाई देखता है, परचेजिंग उसके चाचा देखते हैं, अकाउंट्स उसके पापा देखते हैं। रही बात प्रोडक्शन की, तो अब उसने एक प्रोडक्शन का पर्सन और 3 टेक्नीशियन अपने यहाँ नौकरी पर रख लिए। लेकिन ये 4 लोग भी उसने तब रखे हैं जब उसकी कंपनी का टर्नओवर 4 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। लेकिन फिर भी सारी की पोजीशंस पे सारे घर के ही आदमी बैठे हैं। तो ये है मारवाड़ी। और जब अंकित के बच्चे हो जाएंगे और थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों में उसके बच्चे भी फैक्ट्री संभालते ही दिखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।